नमस्कार। आज का जो वीडियो है ये पिछली वीडियो पर ही आधारित आपके द्वारा भेजे गए कमेंट्स पर है। ठीक है, जो पिछला वीडियो मैंने दिया था ना कि ऐसी स्थितियां कौन सी बन जाती हैं हाथ में, या किन ऐसे लोगों के ऊपर में ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है कि वो जीवन में संघर्ष करते हैं और खूब करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके टैलेंट के हिसाब से कह लो या उनके मेहनत के हिसाब से कह लो, उनको वो सुकून या आराम या वो पैसे जीवन में नहीं प्राप्त हो पाते। वो क्या कारण होते हैं, तो मैंने एक ही स्थिति आपको वहाँ पे देख के बताया था कि लेफ़्ट और राइट हैंड पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है ना। कि लेफ़्ट हैंड में कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जो कार्मिक आपको झेलनी ही हैं इस जन्म में, तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका भाग्योदय नहीं होता, वो ब्लॉकेज रहता है आपके हाथ में। उस पर मैंने चर्चा किया था और इसके कारण से बहुत लोगों को संघर्ष करते हुए भी देखा गया है। आज भी उन्हीं बिंदुओं को कुछ और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और एक कदम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डीप पे जाते हैं। वो मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रश्न भी भेजा, मुझे लगा कि चलो इस पर भी बात करनी चाहिए। हालांकि आपने अगर मेरा वीडियो शुरू से देखा होगा, फर्स्ट डे से मुझे अगर फॉलो कर रहे होंगे आप, तो शायद ये सारे प्रश्नों का जवाब मैं दे चुका हूँ। लेकिन कई लोग क्या है अभी अभी सब्सक्राइब किए हैं, कई अभी अभी जुड़े हैं, पिछला वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, लिस्ट में जाना पसंद नहीं करते हैं, या फिर टाइम नहीं है। तो ठीक है, चलिए मैं फिर से बताता हूँ, मेरा काम बताने का है ना। देखो, मैं पहला प्रश्न दोहरा देता हूँ। आप लोग जो कमेंट्स भेजे हैं ना, उनमें से मुझे जो अच्छे लगे वो मैं, और देखिए आप लोग कमेंट तो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप कमेंट्स करते हैं, मैं चाहता हूँ कमेंट्स करें आप लोग, लेकिन वीडियो पे कमेंट्स कीजिए ना प्लीज़, ताकि सबको वो प्रश्न दिखे भी, और कुछ तो मेरा भी भाई अच्छा होगा ना। कुछ आप लोग कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे तो वीडियो कुछ आगे बढ़ेगी, है ना। और ऐसे व्हाट्सएप पे आप भी लिख के भेजते हैं पर्सनली कमेंट्स, तो वो सही नहीं लगता है। आप उस पर लिख दीजिए। हाँ, कुछ पर्सनल बातें हैं ऐसी तो ठीक है, नहीं लग समझ में आता है, बाकी चीज़ें तो लिख सकते हैं आप। चलिए, देखिए पहला प्रश्न एक व्यक्ति ने भेजा है कि जैसा आप हमेशा कहते हैं कि भाग्य और सूर्य रेखा दोनों ही हमारी भाग्य रेखा है, तो क्या सूर्य रेखा के टूटने पर भी हमारे भाग्य में रुकावट आएगी? ये बहुत अच्छा प्रश्न था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। दूसरा व्यक्ति ने पूछा है कि भाग्य रेखा अगर पूरी लंबाई पे है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक है, लेकिन फैली हुई है, तो क्या मुझे भाग्यशाली नहीं समझा जाएगा? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसके क्या मायने हैं इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इन्होंने मतलब डिटेल चाहा है इन्होंने, तो मैं इस पर डिटेल दूंगा आपको। और तीसरा जो प्रश्न है, जो काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है कि क्या केवल भाग्य रेखा अच्छी होने से मेरी भाग्योदय हो जाएगी क्या? केवल भाग्य रेखा अच्छी है तो क्या सारे पहलू सही हो जाएंगे? कहने का मतलब उनका ये है कि भाग्य रेखा ही अच्छी है तो सारे चीज़ अच्छा हो जाएगा क्या? ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे ये लगा। अब देखते हैं कि वाकई में इन प्रश्नों के पीछे में क्या लॉजिक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले बिंदु पे। तो पहला बिंदु जो सूर्य रेखा से संबंधित बिंदु था, तो देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ। सूर्य रेखा और भाग्य रेखा, ये दोनों जो पर्वत है ना, इसको भाग्य स्थान कहा गया है, इसमें नो डाउट ये है। तो अगर सूर्य रेखा का खंडित हो जाना क्या क्या चीज़ बताते हैं, पहले हम इसको समझते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा और सूर्य क्या है वो समझते हैं। सूर्य क्या है? आपकी आत्मा है भाई। सूर्य रेखा खंडित है ना, आपके मान सम्मान पे, आपके स्वाभिमान पे बार बार ठेस पहुँचेगा, आपको जलील फील होगा आपको। ठीक है, आप सीना चौड़ा करके नहीं जी पाएंगे, चाहे भले ही आप बहुत सही काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, उसके बाद भी आपको ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी कि आपके मान सम्मान पर बार बार बात बनेगी। क्यों? क्योंकि आपके आत्मा का कारक है भाई, स्वाभिमान का कारक है वो, है ना। तो ये टूटा है ना, तो ऐसे लोगों को बार बार जलालत जिल्लत झेलनी पड़ जाती है, ना चाह के भी, इनके कोई गलती ना हो तो भी। एक चीज़। दूसरा चीज़,
मैंने कहा स्वाभिमान का कारक है। एक सीधी रेखा होती है ना, ऊर्जा को संपूर्ण रूप से समाहित करके एक नदी की धारा की तरह प्रवाहित करती है। जब टूटती है ना वो, तो बिखराव होता है। बिखराव होने के कारण से ऐसे लोग जिनकी सूर्य रेखा खंडित होती है, ये भाई देखो इनको अपनी गाल बजाने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ हासिल कर लिए ना कि चिल्लाना चीखना चालू कर देते हैं। ये अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं ऐसे लोग, और ये भी कह सकते हो अभिमानी भी होते हैं। और इन्हीं अभिमान के कारण से इनका अभिमान का पतन भी होता है, तो बार बार जिल्लत भी झेलनी पड़ती है। एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से निकला, इनके स्वभाव को मैं बता रहा हूँ। दूसरा देखो भाई, ये सरकारी तंत्र का भी कारक है सूर्य, और ऐसी टूट टूट के चले ना। सरकारी तंत्र से कारक ये है, एक तो सरकार को ले लो, दूसरा आपका जो भी आप प्राइवेट गवर्नमेंट जिस पे भी जॉब करते हैं, तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका जो बॉस है, वो भी सूर्य के समक्ष आपको प्रतीत होंगे। तो टूट रहा है, इसका मतलब आपके पीछे डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स बहुत होगी। आप बहुत काबिल होंगे, फिर भी काम के टाइम में आपको और प्रमोशन के टाइम में किसी और को, ये स्थिति बनती रहेगी आपके साथ में। आपके ज्ञान का बहुत लोग अनुसरण करेंगे, लेकिन आप हंसी के पात्र भी बनेंगे। बार बार आपको अंडररेटेड समझा जाएगा और या किया जाएगा एक साजिश के तहत, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब तीसरी बात, बार बार भटकाव की स्थिति। एक सीधी रेखा एक स्टेबिलिटी को बताती है, एक जगह टिके रहने की क्षमता को बताती है, और बार बार टूटे ना, तो ऐसे इंसान बार बार जॉब का चेंज होना, बार बार भटकाव की स्थिति, मतलब जॉब का चेंज होना भी एक भटकाव ही है। आजकल खैर मॉडर्न ट्रेंड है स्विच करने वाली, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये बार बार जॉब स्विच करना पड़ता है इनको, या फिर ऐसी स्थिति बन जाती है कि ये करना ही पड़ेगा इनको, ऐसी स्थिति बन जाती है। या कभी कभी जॉब छूट के फिर थोड़ा दिन गैप के बाद फिर जॉब पकड़ते हैं, ये स्थिति भी बना देती है यहाँ पे। ठीक है, देखो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति तो नहीं कहूँगा। अब यहाँ पे सूर्य रेखा भी धन देती है, भाग्य रेखा भी धन देती है। भाग्य रेखा के भी कहा गया है पूर्वार्जित, पित्रार्जित, इसमें भी टाइप्स होते हैं भाग्य रेखा में। तो सूर्य रेखा में इसमें क्या देखना चाहिए? देखो सूर्य रेखा अच्छी कब होगी? सूर्य रेखा का अगर अच्छा है, अच्छे कुल खानदान में जन्म लेगा। आपके जो पिता हैं उनका जो शुभ कर्म है, ठीक है, उनका भी प्रतिफल आपको आरोपित होगा आपके ऊपर में। अब ये गंदी हो गई रेखा, तो उनके भी कुछ दुष्प्रभाव है, या कुछ कुकर्म है, या फिर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपके ऊपर में आएंगी, कार्मिक लेके आओगे आप। ठीक है, अगर बिगड़ी हुई है तो ये मान के चल लो आप देखना, आपकी सूर्य रेखा बिगड़ी हुई है ना, तो आपका पिता के साथ में वैमनस्य बनेगा ही बनेगा। आपके पिता कितने भी अच्छे तरीके से आपको कर लें, पालन पोषण कुछ भी कर लें, लेकिन आपके प्रति उनका जो रवैया है, या आपका जो उनके प्रति रवैया है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। ऐसा भी हो सकता है बहुत प्रेम हो आप लोगों के बीच में, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके पिता के कारण से आपको नुकसान होगा। ये स्थिति को भी बताता है। ये देखो, ये पितृदोष है एक प्रकार से, इसका पितृदोष का भी इसको आकलन कहा जाता है कि सूर्य रेखा जब खंडित हो, पितृदोष है। ठीक है, और वैसा ही भाग्य रेखा खंडित हो, ये प्रबल पितृदोष है। पितृदोष वो भी था, ये भी है, लेकिन अगर सपोज दोनों हो गया, तो आप समझ लो कि आपकी ज़िंदगी जो है, आप फिर अब मुझे नहीं मालूम स्वर्ग नरक की जो स्थितियाँ हैं, लेकिन ये ज़रूर मान लो कि आप दोनों यहाँ देख लोगे। दोनों क्या, एक तो ज़रूर देखोगे आप। बहुत बदनसीबी को बताता है फिर ये, बहुत ज़्यादा इंसान बदनसीब होगा अगर दोनों ही खराब स्थिति है। तो फिर तो बहुत बुरी स्थिति। फिर आप अपने इष्ट के शरण पे रहिए, प्रार्थना करिए बस कि उनकी कृपा से सब चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहें। अदरवाइज़ ये स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है, देखो अब मैं हमेशा ही स्ट्रेट बोलना पसंद करता हूँ। हो सकता है किसी के ऐसे हाथ में हो तो उसको नेगेटिव नहीं लेना है। ये अटेंशन का सब्जेक्ट है, आप अटेंशन लीजिए
ध्यान रखिए। अब देखिए, ये अगर ऐसी स्थिति है आपके हाथ में, तो निश्चित मैं बता रहा हूँ कि ये आज अभी हो सकता है आपका उम्र कम होगा, हो सकता है आपके अंदर जज्बा होगा अभी कि मैं कर लूँगा, मैं बहुत कुछ करूँगा। करेंगे आप, करिए, भगवान करे बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये आपको समझा देगा कि ये क्या है। ठीक है, इसका उपाय करें। इष्ट जिसको भी मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आप हैं, जो भी आपका इष्ट है, उसको शरण में रहें। दूसरे के लिए कभी भी गलत ना करें। ऐसे लोग जो है ना, हमेशा शॉर्टकट अपनाने के चक्कर दूसरे के लिए जितना भी अनिष्ट आप दूसरे का करोगे ना, उससे दुगुना अनिष्ट आपका होने वाला है, ये मान के चल लो आप। तो उन सारी चीज़ों से बचें, 2 नंबरी चीज़ों से बचें। ठीक है, तो 1 नंबर का ऑलमोस्ट मैंने जवाब दे दिया है, समझ गए होंगे आप। ठीक, 2 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्या था कि भाग्य रेखा की लंबाई पूर्ण हो तो भी क्या ये पूरा फल देता है, ऐसे ही कुछ था, शायद मैं सीक्वेंस भूल गया। चलिए मैं बता देता हूँ, फिर भी जिस पे आगे उसी पे ही। नहीं, दूसरा सीक्वेंस सही था, करेक्ट है। चलिए तो अब देखो, किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा ऐसी भगवान ने उसको दी है, और दोनों हाथ में दी है, ऐसा नहीं कि एक हाथ में दी। चलो, एक हाथ में दिए तो भी समझ लो, दोनों हाथ में दिए तो भी समझ लो। पॉइंट को मैं बताता हूँ, मैं थ्योरी बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप अपने ऊपर अप्लाई कर लेना। ऐसी अगर भाग्य रेखा दी है, इसका क्या मायने है पहले ये समझो। बहुत सुंदर, इससे और अच्छा क्या चाहिए आपको, है ना, कि भाग्य रेखा आपको इतनी सीधी स्पष्ट अगर मिल गई, तो इससे शुभ, इससे बड़ा राजयोग, इससे प्रबल राजयोग तो कुछ है ही नहीं। भाग्य रेखा होना ये बताता है कि भाग्य के साथ मिलना है, यानी कि ईश्वर की कृपा। भाग्य का साथ मतलब ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा आपको मिलती रहेगी, गाइडेंस मिलते रहेगा। आप अपने कर्म जैसे किए, आपको रिफ्लेक्शन तुरंत आंसर मिलते जाएगा, या उसका रिजल्ट मिलते जाएगा, और पॉजिटिव मैनर पर रिजल्ट मिलेगा। निरंतर प्रोग्रेस को बताता है। ऐसे लोगों का कार्य फंसता नहीं, अच्छी स्थिति है ना। तो क्या रेखा सही हो तो भी, और रेखा मोटी हो, काली हो, चौड़ी हो, फैली हुई हो, लेकिन है तो लंबी। अब ये स्थिति क्या होगी? अब तो हम जानते हैं कि रेखा का फैलना अच्छा नहीं है। भाग्य रेखा का फैलना मतलब क्या है? भाग्यहीनता को बताता है, धन के खर्च को बताता है, कर्ज को बताता है, कोई तरीके से लोन, EMI आदि चीज़ों में फंस जाने को बताता है, घर में धन का ठहराव ना होने की स्थिति को बताता है। और क्या क्या स्थितियां हैं जो ये बताता है। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, और मैं जो बोल रहा हूँ उसके कॉन्सेप्ट पे जाना। अपने हाथ पे देख के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मान लो आपके हाथ में ऐसी स्थिति है और मैं जो बता रहा हूँ तो अब नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है। मैं केवल एक रेखा को बता रहा हूँ। हो सकता है हाथ की बाकी स्थितियाँ ऐसी हो कि पॉजिटिव नेगेटिव कुमुलेटिव निकालने से पॉजिटिव हो रहा है आपका हाथ, तो अच्छा है ना। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं, तो इस पर जो नेगेटिव बातें अब मैं बताऊंगा, अगर ऐसी कोई स्थिति है आपके हाथ में तो तुरंत डरे ना। किसी योग्य जो भी ज्योतिष हैं उनसे दिखाएं, परामर्श लें कि क्या वाकई में ऐसा नेगेटिव फल मुझे मिलने वाला है, क्या मेरे हाथ में और कोई पॉजिटिव नहीं है जो मुझे थाम ले। ऐसी सारी चीज़ों को एक बार जानने की कोशिश करें, तुरंत हक मकाना नहीं है, ठीक है। अब देखो, मैं कुछ बातें बताता हूँ। भाग्य रेखा पहले एक बताती क्या क्या है। एक तो आपके धन को बताती, जैसे मैंने बता दिया। दूसरा, भाग्य से मिलने वाली चीज़ें क्या क्या मिलती हैं जी भाग्य से। जैसे हम जन्म लेते हैं ना, माँ बाप मिलते हैं पहले, तो एक कुल मिलता है हमको, है ना। एक लेगेसी हमारे पूर्वजों की जो होती है वो हमको प्राप्त होती है। दूसरा चीज़, आपको जन्म जैसे लेते हो ना, तो आपको एक भाई बहन मिलता है, माँ बाप के साथ भाई बहन भी मिलता है आपको। मैंने कहा ना, एक कुल खानदान मिल गया तो उसमें सारे रिश्ते मिल गए, तो मैं भाई बहन अलग से नहीं गिनता, चलो उस कुल में जोड़ देते हैं। अब उसके बाद और क्या मिला आपको भाग्य से? आपको भाग्य से ना पत्नी की प्राप्ति होती है, आपका विवाह होता है, एक कौन आपका जीवन संगिनी होगी वो आपको प्राप्त होती है। उसके बाद क्या होता है? पुत्र या पुत्री, जो भी संतान है वो भी आपको भाग्य से ही प्राप्त होता है। इसके नसीब में कैसी संतान की प्राप्ति होगी,
क्या राम मिलेगा या रावण मिलेगा, ये भाग्य की बात है। ये सारी चीज़ें हमको भाग्य से प्राप्त होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनका आकलन भी हमको भाग्य रेखा से ही देखने को मिलता है। अब धन की रेखा का अच्छा होना और धन की रेखा का फैलाव होना, यहाँ पे एक और पॉइंट भी निकल के आता है। अब क्या पॉइंट निकल के आता है? फुक्कड़पन को बताता है। धन की रेखा जब ज़्यादा फैल जाती है ना, फुक्कड़पन, धन का फुक्कड़पन का दो सेंस होता है। फुक्कड़पन मतलब क्या? धन का ना होना, है ना। ये भी तो हो सकता है व्यक्ति को धन की चाह ही ना हो तो भी फुक्कड़ रहेगा। अब जैसे हमारे महात्मा लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं, ज्ञानी जो हो गए हैं, जो छोड़ दिए हैं मोह माया को, है ना, उनके हाथों की रेखाओं में भी आप देखोगे ना, भाग्य रेखा काफ़ी फैली हुई सी मिलती है जनरली। क्यों? क्योंकि उनके पास भाग्य है, बहुत भाग्यशाली है वो। केतु से शनि तक अगर सफ़र कर रहा है भाग्य रेखा बिना टूटे, तो परम भाग्यशाली है वो। तो भाग्य से उनको जो प्राप्त करना है वो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा है ना। भाग्य रेखा मतलब ईश्वर की कृपा, तो ईश्वर की प्रबल कृपा है उनके ऊपर। अनवरत ये बिना रुके हुई शनि पर चली गई, तो भाग्यशाली तो अब प्रबल है। अब हम कलयुग के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, संसारिक दृष्टिकोण से, तो क्या अरे भाग्यशाली है बोलते हो, मेरे पास 4 रुपया नहीं है, हम ऐसे सोचते हैं भाग्य को सांसारिक दृष्टिकोण से। लेकिन अगर आप उसको उस दृष्टिकोण से सोचे, उनके दृष्टिकोण से, जो योगी तपस्वी हैं, तो उनके लिए इस परम सौभाग्य की बात है। केतु से शनि तक जाना मतलब बहुत प्रबल भाग्यशाली व्यक्ति है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में बहुत अच्छा करने की तरफ ये इशारा है। ऐसे लोग गूढ़ विद्या, ऐसी विद्या जो बिल्कुल रहस्यमयी है, उस विद्या को प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके हाथों में रेखाएं दिखती है। लेकिन हाँ, धन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो अपने आप में बताता ही है, मोह माया से दूर हो जाना, माया से दूर हो जाना। तो इनके लिए तो माया से दूर होना बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए ऐसे भाग्य का क्या करूँ, 5 रुपये जेब में नहीं है, हम ये कहने लगेंगे। तो फिर क्या है, ये स्थिति क्या बनाती है? क्या है वाकई में 5 रुपये नहीं रहेंगे? अब ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना, मैं केवल एक रेखा को रीड कर रहा हूँ। अब मान लो सपोज़ इनके हाथ में माउंट्स बहुत अच्छे हैं, बाकी इनको चंद्रमा का सपोर्ट भी मिल रहा है भाग्य रेखा को, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, सब चीज़ स्थितियाँ अच्छी हैं ओवरऑल, लेकिन खाली भाग्य रेखा ही चौड़ी है। तो क्या होगा? हाँ, अब ये व्यक्ति को एक बहुत बड़ा राजयोग तो मिलने वाला था, अब वो बहुत बड़ा राजयोग नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी व्यवस्थाएं रुकेंगी नहीं, चलते रहेंगे सुचारू रूप से। कैसे? भाग्य से सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती रहेंगी। हाँ, जो 100 रुपया मिलने वाला था, अभी वहाँ 1 रुपये मिलेगा। बहुत बड़ा राजयोग मिलने वाला था, अब वो राजयोग ना मिलकर एक सुचारू रूप से ईश्वर की कृपा जरूर मिलेगी। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक जरूर होगा, ऐसा व्यक्ति धार्मिक यात्राएं बहुत करता है, ऐसा व्यक्ति अपनी माँ बाप की सेवा बहुत करता है, ऐसा व्यक्ति को संतान या फिर स्त्री से सुख की प्राप्ति होती है। अगर धन नहीं मिला तो एक यहाँ पे अगर की बात आ गई है, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, अगर की बात आ गई है इसलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक लॉजिक है। फैली हुई रेखा है और अगर गुरु का पर्वत उन्नत है, तब ये डेफिनेटली इसको स्त्री का और संतान का सुख बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से गुरु का पर्वत दबा हुआ है, या गुरु की उंगली छोटी है, या किसी भी प्रकार से गुरु पर कोई भी चीज़ नेगेटिव है, ठीक है, गुरु का पर्वत नेगेटिव है, 3 लाख दबा है और उंगलियां भी छोटी हैं, ऐसी कोई नेगेटिव सिम्टम्स हैं गुरु पे वहाँ पे, और रेखा फैली हुई है, तो ये फिर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी। अब क्या होगा? अब भाग्य से स्त्री की प्राप्ति होती है, भाग्य से संतान की प्राप्ति होती है, तो ऐसा व्यक्ति को संतान तो प्राप्त होगा, लेकिन उस संतान का उसको सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, दुख मिलेगा उल्टा संतान से, संतान का तिरस्कार देखने को मिलेगा। पत्नी तो मिलेगी, लेकिन पत्नी की वफा नहीं मिलेगी, पत्नी के चरित्र पर संदेह करेगा, और उनका संदेह गलत नहीं होगा, उसका संदेह सही होगा। पत्नी भी दुराचारी मिलती है। ठीक है, तो भाग्य से प्राप्त तो हुआ, लेकिन वो प्राप्त होकर भी नुकसान दिया, ये ऐसी स्थिति बनाती है। लेकिन अगर गुरु सही है यहाँ पर, तो संतान का सुख मिलेगा, स्त्री का सुख मिलेगा, बेशक उसको धन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी जो योजना है, जो ईश्वर इसको ले जाने वाला है, वो अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला है। ठीक है, ये ऐसी स्थिति बना देगी।
अब देखते हैं आगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न था, केवल अगर भाग्य रेखा बहुत अच्छी है तो क्या उससे जीवन उत्तम समझा जाएगा या उत्तम समझ सकते हैं? तो देखो, अगर धन के दृष्टिकोण से अभी मैं सांसारिक रूप से सोचूं तो बेशक आप अच्छा है। सांसारिक रूप से अगर आप बात करेंगे, केवल धन को स्थिति को लेकर आपका प्रश्न है या आपका माइंडसेट केवल ऐसा है कि धन ही सुख है, तो आपके पास सुख है। लेकिन बाकी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि अगर ये है लेकिन जीवन रेखा एकदम बिल्कुल टूट टूट के चल रही है, धूमिल सी जीवन रेखा है, ठीक है, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति रोगी होगा। अपार धन है लेकिन धन को खाने के लिए दांत नहीं है, समझे आप बात? तो ऐसा धन का मैं क्या करूं? एक चीज़। दूसरी चीज़, धन तो है लेकिन मस्तिष्क रेखा में बहुत बड़ा द्वीप बना, मतलब ये आदमी पागल है लेकिन धन बहुत है, तो उस धन का उसको सेंस ही नहीं है, तो क्या आप इसको सही समझेंगे? क्या नहीं। मैं एग्जांपल के लिए परिस्थितियाँ बना रहा हूँ आपको। स्टार बन गया है लास्ट में, मेंटल डिस्टर्ब हो गया है, धन तो है लेकिन वो क्या करे उस धन का। वैसा ही धन की रेखा तो है, ठीक है, धन की रेखा है लेकिन विवाह रेखा पर लास्ट में तिल हो गया। विवाह रेखा के अंतिम भाग में तिल बन गया बहुत बड़ा सा, विवाह रेखा के अंतिम भाग पे क्रॉस बन गया, या विवाह रेखा जाके हृदय रेखा को काट दी, ऐसी स्थिति है। तो पैसे तो हैं लेकिन न पत्नी का सुख है, और ये अगर कोई बुध की रेखा आके शुक्र को काट दी, दो बुध की रेखा दोहरी आई और शुक्र को काट दी, तो ना तो पत्नी का सुख मिलने वाला है न संतान का सुख मिलने वाला है। तो ऐसे धन का क्या करो? तो धन अलग चीज़ है और दरिद्रता अलग चीज़ है। दरिद्रता जो है ना, आपके पास करोड़ों क्या अरबों रुपया है लेकिन आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आप उस धन को उपभोग करने के अगर लायक नहीं है तो आप दरिद्र हैं, और आपसे बड़ा दरिद्र कोई नहीं। सबसे प्रथम धन है स्वास्थ्य, और वही खराब है तो फिर क्या है ना? तो बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि धन की रेखा अगर बहुत अच्छी है तो मेरा जीवन बहुत उत्तम रहेगा, ऐसा नहीं है। हाथ की बाकी स्थितियाँ ज़रूर देखें, क्या उस धन का उसको लाभ मिल रहा है कि नहीं, वो भी देखना होगा। अभी जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ये इनकी विवाह रेखा है। अब यहाँ से कोई अंगूठे के पास से एक पर्वत रेखा निकल के गई और विवाह रेखा को काट दी, ये स्थिति बनी हुई है। तब क्या होगा पता है? अब बताओ इसमें क्या स्थिति जनरेट हो सकती है? अब ये भाग्यशाली तो है, बहुत अच्छे घर में शादी हो जाएगी इसकी, बहुत सुंदर स्त्री मिल जाएगी, अच्छे घर की स्त्री मिल जाएगी, क्योंकि शुक्र से रेखा गई है बुध तक। लेकिन उस स्त्री के कारण से या उसके ससुराल वालों के कारण से, स्त्री के घर वालों के कारण से ऐसा कुछ होगा, या तो उसके ससुराल वाले या स्त्री किसी और को इन्फ्लुएंस में ला के इस व्यक्ति का मर्डर तक कर सकती है। बहुत सारी स्थितियाँ बना रही। मैं एग्जांपल के लिए क्यों बता रहा हूँ ये सब? भाग्य से अभी हम देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत का ही केस पकड़ो ना आप, चलो, उसको भाग्य ने सब चीज़ दिया, बहुत हाइक दिया, अच्छा स्टारडम मिला उसको, बहुत फेमस हुआ, बहुत अच्छे पैसे कमाए, लेकिन क्या हुआ एट द एंड? क्या हुआ? बस वही है। तो आप भाग्य रेखा तो उसकी अच्छी रही होगी ना, तभी तो इतना धन मिला, इतनी दौलत मिले उसको। तो केवल भाग्य रेखा अच्छी होने से हम चीज़ों को बिल्कुल अच्छा है नहीं कह सकते। आपके सामने तमाम ऐसे एग्जाम्पल आएंगे कि बहुत धन था उसके पास लेकिन वो जीवन कैसा था उसका, ऐसे एग्जाम्पल बहुत मिल जाते हैं आपको। तो भाग्य रेखा का खाली काम क्या है? आपको भाग्य देना, अच्छे कर्मों को एक राजा के समान जीने के लिए उस प्रकार की सुविधाएं दे देना। लेकिन क्या आप जी पा रहे हैं कि नहीं? बाकी ग्रहों को तो देखिए, बिल्कुल ये तो प्रारब्ध से आपको बहुत धन मिला आपको, लेकिन बाकी ग्रह कैसे हैं आपके, बाकी स्थितियाँ कैसी हैं, वो भी तो मैटर करेंगे ना। केवल एक चीज़ मैटर नहीं कर सकती है। हाँ ये है कि अगर आपको केवल ये देखना है कि मेरे पास पैसे हो यार, बाकी से मेरे को मतलब नहीं, तो बेशक आपके लिए राजयोग है। राजयोग का बहुत बड़ा राजयोग है, बहुत अच्छा है, पैसे तो खूब कमा लेंगे आप।
ठीक है। अगर आपको रिश्ते मैटर नहीं करते, आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, एक मेरी कोई स्त्री छोड़ी, मैं दूसरी स्त्री ले आऊँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, तो जो पश्चिमी कल्चर है अगर वो आपको सही लगता है तो भी ठीक है। लेकिन ऐसा अभी नहीं है कि पश्चिमी कल्चर में वो सुखी रहते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ में भी अगर आप झाँक के देखोगे ना, मेरे पास उनके भी हाथ आते हैं, और मैं देखता हूँ कब आते हैं उनके हाथ, उनका जो बुढ़ापा होता है तब आता है, जब जवानी का जो पूरा उनका जो सुरूर है ना, वो सिर से जब उतर जाता है, तब जाके सेकेंड हाफ में उनको समझ में आता है कि अब नहीं, अब मुझे करना क्या चाहिए। अब बुढ़ापे में वो अपने लिए रिश्ता खोजते हैं कि कोई एक बूढ़ी मिल जाए, कोई एक बूढ़ा मिल जाए, फिर हम लोग आपस में साथ में एक पार्टनर के जैसे जिए, बच्चे तो छोड़ के चले जाते हैं, ताकि हम लोग को एक सहारा मिल जाए। ये वो इस तरीके से सर्च करते हैं। तो उनकी कल्चर की ये खराबी है, गंदगी है ना, जो हमको बाहर से दिखाई देती है वही सच्चाई नहीं है। वो जिस प्रकार से जवानी को बिताते हैं वो लोग, उस प्रकार से वो बुढ़ापे में तकलीफ़ भी पाते हैं। ये हमारी जो कल्चर है, सनातन परंपरा है ना, ये बहुत व्यवस्थित है और बहुत सुदृढ़ है। इस तरीके से हम जाते हैं कि हमको बुढ़ापे में हमारे पीछे जो है ना, हमारे नाती पोते सब दुनिया भर की चीज़ रहते हैं ना, तो हमारा बुढ़ापा हंसते हुए खेलते हुए गुजर जाता है। बस हम जो कर्म किए हैं, जो धन वन इकट्ठा किए हैं, वही एक हमारे जो आर्थिक स्थिति हमको वो मैटर करती है। बाकी तो सोशल लाइफ में कोई इशू नहीं रहता है। उनके पास आर्थिक स्थिति तो रहती है, लेकिन फिर वो समझ नहीं आता कि वो जिए किसके साथ। बुढ़ापा, शरीर कमज़ोर हो जाता है तो चलने की सामर्थ्य नहीं होती, तो धन लेने होएगा, धन तो भी क्या करेगा उसको लेके वो, है ना। तो ये स्थिति है। चलिए, और भी ऐसे कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो भेजिए, ज़रूर बनाएंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।